अस्सलाम वालेकुम। भाई कभी कभी अपने बुक शेल्फ को ठीक भी करना चाहिए और अपनी अचीवमेंट देख के भी अच्छा लगता है। अल्लाह के फजल से 3 साल में मुसलसल बेस्ट एक्ट्रेस लक्स रही हूँ। हाँ जी, ये है। फिर ये इंडस विजन एक होता था उसका है। हाँ, ये हम टीवी का है। ये ग्रेजुएट अवार्ड्स हैं। ये पीटीवी के। लाइन को साफ़ कर देना बेटे, जंग सा लग रहा है। और आपको बता नहीं सकती कि 100 के करीब तो मैंने जंग की वजह से फेंक दिए, क्योंकि मैं हमेशा समंदर के पास रही हूँ। किताबें भी बहुत बड़े अवार्ड्स होते हैं। देख रही होती हूँ मेरे पास क्या क्या है और क्या क्या मैंने पढ़ा है और क्या क्या नहीं पढ़ा है। वैसे मेरे पास जितनी किताबें हैं ये चंद तो हैं। बहुत सारी किताबें मुझे लाइब्रेरी को देनी पड़ी, क्योंकि मैं बड़े घर से दूसरे अपार्टमेंट में गई। वो इससे बड़ा था, फिर उसमें बहुत जगह थी, फिर यहाँ जगह कम थी, और फिर मैं जो चीज़ें पढ़ चुकी थी वो मैंने फिर लाइब्रेरी को दे दी। फेंक ही नहीं है, उसमें कोई समोसे नहीं बेच रहा। मगर फिर भी कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो दिल चाहता है बार बार पढ़ने को। जैसे मुझे मंशा याद साहब की अफसानों की किताब बहुत अच्छी लगती है। और ये कुलियात राशिद भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। इनकी बड़ी मशहूर एक नज़म थी, आदमी से डरते हो, आदमी तो तुम भी हो, आदमी तो हम भी हैं। याद है ना, ज़िया साहब पढ़ते थे। तो इनकी भी कुछ चीज़ें बड़ी अच्छी हैं, नून मीम राशिद की। और कभी कभार ये भी दोबारा पढ़ने का मज़ा आता है। और फिर शहाबनामा, क्या बात है जी शहाबनामे की और शहाब साहब की। हमारे बचपन की बड़ी यादें हैं उनसे। बहुत छोटे बचपन की तो नहीं, मतलब ज़रा जब मैं इंटरमीडिएट में थी तब की बात है, जब हम इस्लामाबाद शिफ्ट हुए थे तब उनसे ज़्यादा मिलना जुलना हुआ था। तो बड़ा अच्छा उनसे मिलना जुलना रहता था। और ज़ाहिर है कि वो तो बड़े थे, तो मैंने तो क्या उनसे बातें करनी थी। हम तो, हाँ, मुमताज़ मुफ्ती चचा जो थे ना, हम उनसे बहुत बातें करते थे, क्योंकि वो एक तरह से हमारे, मैं समझती थी हमारे ताया हैं। और वो हमारे घर में आना रहना, हमारे अब्बा का उनके घर में रहना, तो वो एक ऐसे था जैसे कि कोई ऐसी झिझक नहीं थी। हाँ, शाहब साहब ज़रा सीरियस टाइप थे। उनके साथ अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप, ऐसे हाथ रखते थे। लेकिन उनकी हमारे अब्बा से और मुफ्ती चचा से जो इंटरेक्शन हुआ वो कोई हुआ मेरे ख्याल 70s में हुआ। हाँ, उससे पहले नहीं था, क्योंकि हम इस तरफ थे कराची में पहले, और उसके बाद हम थे लाहौर में। तो फिर अब्बा का उनके साथ ताल्लुक़ बना 70s में, जब उनको वो थे सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन थे। और फिर उन्होंने अब्बा को एक मिनिस्ट्री में जो थी, मतलब वो मिनिस्ट्री तो वही थी, लेकिन उसमें एक उन्होंने डिपार्टमेंट बनाया था, स्टेट फिल्म अथॉरिटी। और अब्बा चूँकि बाहर से पढ़ के आए हुए थे और अब्बा को बहुत पता था मीडिया का, तो अब्बा को उसका डायरेक्टर जनरल बना दिया था। और असलम अज़हर साहब उसके चेयरमैन थे। बड़े बड़े लोग थे ये। असलम अज़हर साहब को तो पीटीवी के हवाले से लोग जानते ही, मतलब बाबाई टेलीविज़न थे। क्या शख्सियत थी, वो भी हमारे घर आते थे तो अब्बा के साथ उनकी बड़ी मज़ेदार गप्पे। लेकिन मैं ये देखती हूँ कि उन लोगों की ज़्यादातर गुफ्तगू पर्सनल नहीं होती थी। उनकी गुफ्तगू मुल्की हवाले से, दुनिया की पॉलिटिकल सिचुएशन के हवाले से, दुनिया की जो मुआशी हालात है उसके ऊपर गुफ्तगू होती थी। वो लोग ज़रा, उनका होराइज़न कुछ बड़ा था। हमारी तरह नहीं कि हम यहाँ की वहाँ की बकवास कर रहे हैं और खामखा सोशल मीडिया की बकवास कर रहे हैं। और नहीं, उनके पास बहुत बड़े बड़े मौजूद थे और बड़ी बड़ी फ़िक्रें थी उनकी। इंसानियत के हवाले से वो लोग बैठे होते थे। मेरे अब्बा के घर तो ख़ास तौर पे ये सब था। और एक मज़दूर किसान पार्टी होती थी उस वक्त, जो कि बड़ी कॉमरेड टाइप थी। तो हमारे घर में आके वो मेजर इसहाक साहब थे, और एक उनके साथ थे। वो आके हमारे अब्बा से बातें बातें करते थे। तो ये बड़े कॉमरेड लोग थे, ये बड़े आइडियलिस्ट लोग थे। इन्होंने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा था, इंसानियत के लिए बहुत कुछ अच्छा सोचा था। वो तो क्या से क्या ही हो गया, अल्लाह माफ़ करे। बस इंसानियत तो पूरी दुनिया में ही मर गई है। बाकी अपने अपने तौर पे अगर हम लोग कोशिश करें कि हम अपने अंदर की इंसानियत ना मरने दें, तो शायद कुछ बच जाए हमारे बच्चों के लिए। बाकी कुछ चीज़ें हम अपने अंदर, जैसे बहुत सी चीज़ें ठीक करते हैं ना, एक बहुत अहम चीज़ है, वो है वक्त। सुना तो है आपने हमेशा। और हमारे ज़मानों में तो, हमारे बचपन में ख़ास तौर पे ये होता था जी, गया वक्त फिर हाथ आता नहीं, वक्त की कदर करो, वक्त को पहचानो, वक्त पे हर काम करो, वक्त पे खाओ, वक्त पे सो। तो वक्त कितना अहम चीज़ है, कितनी अहमियत रखते हैं हमारी ज़िंदगी में। अब तो मैं देखती हूँ कि बच्चे घड़ी नहीं लगाते। मुझे तो देखे ज़रा, शोबाज। और मुझे हर वक्त घड़ी देखने का बल शौक़, क्या था, मुझे आदत थी, स्कूल में भी लगा के जाती थी। और मैंने घड़ी ज़रूर लेनी होती थी। मुझे ये था कि भाई मेरा टाइम जो है वो ज़ाया ना हो। अभी भी ऐसे ही है कि मेरी अभी गाड़ी आने वाली है, मेरे पास 15 मिनट है। तो मैंने टाइमिंग की हुई है कि 15 मिनट में मैंने आपसे थोड़ी बहुत गपशप करनी है, फिर मैंने जाना है और मैंने वक्त पे पहुंचना है, मुझे कहीं काम से जाना है। तो जो वक्त है उसकी अहमियत, अब तो बच्चे मोबाइल में देखते हैं। अच्छा, ये हो गया, सो रहे होते हैं,
ये हो गया। तो उसमें ठीक है, उनकी मर्ज़ी, मैं ये नहीं कह रही कि वो गलत कर रहे हैं, लेकिन वक्त के साथ किसी को चलने का इतना है नहीं शौक। अब हम ये कहते हैं मजाक से कि हम जो पीटीवी के पुराने लोग हैं ना, जैसे मैं हूँ, महरोज़ है, मेरी दोस्तें सबा, समीना वगैरह, सब हम लोग बहुत पंक्चुअल लोग हैं। अब ये कोई ख़ास बात नहीं है, ऐसे ही होना चाहिए। दिस इज़ नॉट, आई मीन दिस इज़ नॉट समथिंग स्पेशल वी ऑफर। पंक्चुअल होना चाहिए। काम पे पहुंचने में, किसी के घर पहुंचने में मैं तो इतनी जल्दी पहुंच जाती। घर वाले अभी मुंह धो रहे होते थे, मैं कहा अल्लाह अच्छा आपने 8 बजे का कहा था, मैं हद से हद भी आ गई तो 8:30 आ गई, तो मुझे बड़ी शर्मिंदी थी कि हाय अल्लाह मैं 8:30 जा रही हूँ। पता चला उन्होंने कहा लोग तो 9 साढ़े 9 आते हैं, तो फिर भी उन्होंने कहा आ जाए, मगर मैंने फिर सोचा कि नहीं, मैं पूछ के जाऊँगी, क्योंकि मेरे तो बहुत, मेरे पेट में घड़ी लगी हुई है। मैं कहती हूँ सबसे सब हंसते हैं कि भाई मेरे तो पेट में घड़ी लगी हुई है, मैं क्या करूँ, मुझे तो आदत है। तो उस हवाले से मैं कहती हूँ कि वक्त की बड़ी अहमियत है। हर चीज़ वक्त पे हो तो कितना अच्छा है। ज़िंदगी के बहुत सारे ऐसे फ़ैसले जो हम वक्त पे नहीं कर पाए, नहीं कर सके, किसी न किसी वजह की वजह से, किसी की वजह से, लेकिन बहरहाल फिर ये भी होता है कि जो कुछ अल्लाह ने अपना वक्त रखा होता है वो अलग है, लेकिन पंक्चुअलिटी एक अलग चीज़ है जो हम सबको मतलब एक कामयाब ज़िंदगी की तरफ ले जाती है। या पता नहीं, मुझे लगता है जो लोग देर करते हैं या जो लोग कहीं लेट पहुंचते हैं, जो किसी का वक्त ज़ाया करते हैं, लोग उनकी रिस्पेक्ट नहीं करते, दिल से नहीं करते। इसका क्या, ये तो देर में आता है, इसका कहते हैं झूठ बोल रहा है, इसने कहा था मैं इतने बजे आऊँगा, कोई नहीं आएगा। इसको नहीं सीरियसली लेना, सच्ची ये बता रही हूँ। दिल के अंदर आपके ये होता है कि नहीं इसको सीरियसली नहीं लेना, क्योंकि ये तो ऐसे ही कह रहा है, इसने 9 बजे का कहा है, ये 12 बजे ही आएगा। तो आपकी कहीं ना कहीं कदर कम हो रही होती है, कहीं ना कहीं। लेकिन खैर क्या कह सकते हैं, ये किसी को। हमारे एक आर्टिस्ट थे बड़े प्यारे, अल्लाह फौत हो गए, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे। बड़े प्यारे, बड़े खूबसूरत, बड़े नफीस आर्टिस्ट थे, मैं उनका नाम नहीं ले सकती। वो हमेशा लेट आते थे, हमेशा थे, बड़े तमीज़ वाले, बड़े तहजीब वाले, बड़े। एक दिन आके तो वो रोने लगे डायरेक्टर के सामने, मैं क्या करूं, मैं मजबूर हूं, मैं सुबह नहीं उठ सकता। उन्होंने कहा क्या, कभी कहते थे टायर पंक्चर हो गया, कभी कहते थे वो मैं मुझे खांसी है, कभी कहते थे पता नहीं बच्चा बीमार है, कभी कुछ। एक दिन रो पड़े कि मैं झूठ बोलता हूँ, मैं नहीं उठ सकता सुबह, मुझे माफ़ कर दें। क्योंकि बेसिकली वो अच्छे आदमी थे, वो कोई बुरे नहीं थे। तो ऐसा भी होता है। मैं कहती हूँ आप अपने आप से इतने मजबूर हो जाएं, ये भी गलत है कि आप अपने आप से मजबूर हो के नुकसान उठा लें, ये भी ठीक नहीं है। अच्छा, हमारे घर में भी ये था कि भाई जैसे कि सब घरों में होता था उस वक्त कि भाई टाइम पे निकलो, टाइम पे निकलो। और हमें तो मज़े की बात है कि हमारे अब्बा जो थे ना, हमें निकाल देते थे पहले ही, जब एयरपोर्ट जाना होता था। अगर 4 बजे की फ़्लाइट है तुम 2 बजे निकलो, तो अद्धे घंटे का मार्जिन रखो, ताड़ी गड्डी का टायर पंक्चर हो जाना या तो ट्रैफिक मिल जाएगी, मतलब वो मार्जिन भी रखो। अरे हमने कहा बस नहीं होता, नहीं की पता हो जाए फिर। जो लो जी बताया कि 4 बजे की फ़्लाइट है, तो उन्होंने तो हमें 1:30 बजे ही घर से निकाल दिया होता था कि वक्त पे पहुंच जाना। अब हमने क्या किया शुरू, हमने उनको ना झूठ बताना शुरू कर दिया, 5 बजे की फ़्लाइट है, 5 बजे की फ़्लाइट है, हम पहुंच जाएंगे। फिर कहते चलो ठीक है, फिर भी कहते थे 3 बजे निकल जाओ। तो ये ज़माने होते थे कैलकुलेशन के, क्या हाँ इनका नुकसान ना हो, ये लेट ना हो जाए, ये परेशान ना हो जाए, ये मसला था। तो माँ बाप भी इस वक्त ऐसे ही ट्रेन करते थे बच्चों को। अब मुझे याद है कि मैंने शायद पता नहीं पहले कभी बताया था ये नहीं, मैं एक दफ़ा, मैं चूँकि पब्लिक बस में जाती थी स्कूल, मैं शायद क्लास 4 में थी या 5 में थी, ऐसे था कुछ। तो कहीं लेट हो गई बस। अब मेरा घर बड़ी दूर था स्कूल से, कोई पता नहीं आखिरी ही बस स्टॉप था मेरे घर के स्टॉप का नाम। जब मैं पहुंची तो क्लास शुरू हो चुकी थी, कोई आधा घंटा गुजर चुका था। अब उसमें मेरा कसूर नहीं था, बस हो जाता है। तो एक टीचर थी, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उनका नाम था मिसेस बुखारी, क्या पता उनके बच्चे देख रहे हो। उन्होंने मुझे थप्पड़ लगाया, अच्छी लंबी चौड़ी थी और उनका थप्पड़ भी अच्छा भला था, और मैं बेचारी बिल्कुल सूखी बच्ची थी, पतली सूढ़े सी। थप्पड़ लगाया और सारा दिन मुझे क्लास के बाहर खड़ा किया, और मेरी जो तजलील हुई, जो गुजर रहा वो देख रहा हूँ। अब मैं खड़ी, मुझे अंदर नहीं आने दिया, पता नहीं आधी क्लास तक, या पता नहीं सारा दिन नहीं आने दिया, मुझे भूल गया। साथ ही मतलब मैं, मेरे कान भी मरोड़े अच्छी तरह, मुझे थप्पड़ भी लगाया। लेकिन मुझे ये हुआ कि एक तो मुझे ये अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बच्चों को इतना ज़्यादा इंसल्ट नहीं करना चाहिए। अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, अल्लाह अच्छी जगह दे। वैसे मैं कह रही हूँ, अब भी टीचरें अपने बच्चों को सज़ा दे रही हैं, उनको थोड़ी देर के लिए चलो ज़रूर सज़ा दें, क्योंकि उसकी वजह से, अब मैं आपको पॉजिटिव बात बताने वाली हूँ, उस दिन की वजह से मेरे अंदर पंक्चुअलिटी इस तरह भरी हुई है कि अब मुझे कोई थप्पड़ तो नहीं लगाता, लेकिन शायद वो कहीं मेरे सब कॉन्शियस में ये बात है कि लेट नहीं होना, लेट नहीं होना, लेट होने से इंसल्ट होती है। और जो माएँ अपने बच्चों को भेजती हैं, या उनके ड्राइवर ड्रॉप करते हैं, या वैन पे जाते हैं, या जैसे भी है, तो उनको भी थोड़ा सा ये होता है कि मैंने अपने बच्चों को कभी लेट नहीं होने दिया, क्योंकि बच्चे की पहली इंसल्ट जो स्कूल में होती है
वो उसको हमेशा याद रहती है। और वो पहली इंसल्ट में उसका हमेशा कसूर नहीं होता, कभी कभी माँ बाप का भी होता है। कुछ की माएँ सोई रहती हैं, देर में उठी, ओ हो जा बेल याद ही नहीं रहा फलाना। लेकिन एक अच्छी बात मैंने बाहर के स्कूलों में क्या देखी है, मेहमान कई दफ़ा लेट होती है या बच्चा कभी नहीं उठता या जो भी है, तो वहाँ वो ले लेते हैं, लेट भी ले लेते हैं, कहते हैं दिन ना ज़ाया हो। ये भी अच्छी बात है। मतलब कोई वजह होती है, कभी बच्चा बीमार हो गया या कभी वो थकी हुई है, नहीं उठ सकी, जो भी है, तो वो जा रही होती है 10-11 बजे। मैंने कहा है, अब कहती है हाँ ठीक है। वो उन्होंने कहा जब भी लाएँ ले आएँ बच्चे को, ताकि उसका वो आधा पौना दिन तो रह जाए। ये अच्छी बात है कि ठीक है, ये नहीं कि हर रोज़ ही ऐसे हो, कभी कभी जब हो जाए तो थोड़ा सा मार्जिन रखना चाहिए जिसमें बच्चे का बिल्कुल पूरे दिन का नुकसान ना हो। अगर हमारे स्कूलों में भी ये बात समझ ले तो अच्छी बात है। बच्चों को केन से मार रहे होते हैं, बच्चों को सजाएं दे रहे होते हैं, ठीक है पंक्चुअलिटी सिखानी चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं कि उसकी तजलील इतनी ज़्यादा हो कि वो स्कूल आने से ही डर जाए। स्कूल जाने से जो बच्चे डरते हैं और उनकी जो वीडियोज़ में देखती हूँ मुझे गुस्सा चढ़ता है। छोटे छोटे बच्चे सिस्कियाँ ले रहे होते, नहीं जाना। क्यों नहीं जाना? वहाँ स्कूल में रवैया अच्छा नहीं टीचर का, या वहाँ पे सख्ती बहुत है, या बच्चे को वो अच्छा नहीं लगता। तो क्यों नहीं अच्छा लगता? स्कूल तो एक फ्रेंडली प्लेस होनी चाहिए। अब जहाँ तो ज़्यादातर है, मगर मुझे लगता है प्राइमरी स्कूल या इंडिया वो जो हैं गवर्नमेंट के स्कूल, वहाँ पे ये ज़रूरत से ज़्यादा सख्ती होती है, तो बच्चे वहाँ नहीं जाना चाहते। ये भी ठीक नहीं कि पढ़ाई से ही भाग जाएँ। जैसे बहुत सारे लोग मैंने सुना है कुरान शरीफ पढ़ने से भाग गए क्योंकि मौलवी मारता था। अब नहीं, हमेशा से। मेरे अपने वालिद ने अंग्रेजी में पढ़ा बड़े होके, कहते थे मैं पिंड च रहिंदा सी ते पिंड दा मौलवी मारदा सी। तो मतलब आपने तालीम देनी है कि बच्चे का रूह फना करनी है, ये भी देखने वाला मसला है। जिंदगी के रंग जो है ना वो आपके घर में नज़र आते हैं। कुछ लोगों के घर जो हैं, घर उनका जो डेकोर है, उनका जो मूड है वो बूढ़ा होता है। ज़ाहिर है, बूढ़े अम्मी अब्बा के साइड टेबल पे ऐनके पड़ी हुई हैं, दवाइयाँ पड़ी हुई हैं, वो तो होती हैं। मेरी भी कुछ पड़ी हैं, मगर टॉनिक शॉनिक है, ऐनके तो पड़ी हैं। और सोफ़े भी बिल्कुल ऑफ वाइट रंग के, ब्राउन रंग के पर्दे, बोर बोर रंग, ग्रे रंग का सोफ़ा, उससे आपके पूरे घर की एक आपके मिजाज की वो अक्कासी करता है। ये देखिए ना, हॉट पिंक कुर्सी और हॉट पिंक वो कुर्सियाँ, वो भी हैं। तो मुझे बड़ा अच्छा लगते हैं कलर्स वगैरह घर पे। हाँ, ऑफ वाइट भी ये है, लेकिन मैंने ऑफ वाइट के ऊपर कुशन कलरफुल डाले हुए हैं। तो आपका घर जो है वो एक लाइवली लुक देता है, अगर आपको अच्छा लगे तो। अब अपनी अपनी चॉइस भी होती है ना कि भाई मेरे पास सारी चीज़ें, ये देखिए ना, ये ग्रे ग्रीन है, ये सारा फर्नीचर मेरा ग्रे ग्रीन है। उसके अंदर जब आप कुछ शौक डालते हैं तो वो स्टैंड आउट करता है। और अभी क्रीक विस्टा वाला जो मेरा अपार्टमेंट था वो इससे बहुत बड़ा था, तो वहाँ पे मैंने जो एक सोफ़ा सेट डाला हुआ था बड़ा प्यारा, उसमें मैंने हॉट पिंक रंग चढ़ाया था। उसकी 2 कुर्सियाँ रह गई, ये रह गई, वो मैंने सोफ़ा भेज दिया था। तो ये है कि ज़रा सा ना कॉन्ट्रास्ट रखने से, आप ग्रीन हो और ये हो और बेसिक प्लेन हो। मेरी बहन का घर देखा अस्मा का, उफ़ क्या क्या रंग डाले हुए उसने माशाल्लाह। उसके येलो सोफ़े हैं, ग्रीन सोफ़े हैं। तो मुझे अच्छा लगता है लाइफ से, और पर्दे सफ़ेद हैं। सो यू हैव टू थिंक। और इसमें कोई मैं बार बार कहूँगी कि ये नहीं कि करोड़ों रुपए का सामान है, नहीं, सादगी में भी आप अपना स्टाइल रख सकते हैं। मुझे याद है जब हम नए नए कराची आए थे तो ज़ाहिर है कि हमारे पास महदूद आमदनी थी और इस तरह से तो हम नहीं कर सकते थे, लेकिन फिर भी मुझे बेसिकली एक वो था शौक के घर के अंदर एस्थेटिक्स रहनी चाहिए। तो सस्ता सोफ़ा सेट होता था केन का, और वो मिलता था यहाँ पीसी होटल के पास, वो है ना PIDC जहाँ पे लोग पान खाते हैं, उसके पीछे एक मार्केट है केन की। इतने प्यारे सोफ़े मिलते थे, मैं जाके वहाँ से सोफ़े, लैंप, और उसी तरह अपने घर को वाइट कुशन फिर उस पर डालती थी। तो कहने की बात यह है कि आप अपने बजट में रहकर भी कलरफुल एनवायरनमेंट क्रिएट कर सकते हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि अगर छोटा सा घर है, अंधेरा कमरा है, तो उसमें आप लाल पीले सोफ़े नहीं रख सकते, फिर वो आपके कमरे को और छोटा करेगा। अब ये वाइट दीवारें और ये ज़ाहिर है खुला है, इस तरह से तो रोशनी भी बहुत है। उस हिसाब से अगर आपका छोटा घर है जिसमें ज़्यादा रोशनी नहीं आ सकती, या जो भी उसकी पोजीशन है, तो फिर आप सिर्फ वाइट डालें या ऑफ वाइट डालें या लाइट रंग की डालें, ताकि वो थोड़ा सा स्पेशियस लगे। हाय हाय, मैं तो बड़ी इंटीरियर डिज़ाइनर बन गई हूँ। कोई नहीं, मुझे पता, लेकिन अपने दिमाग से जो चीज़ें अच्छी लगती है वो मैं कर लेती हूँ। बस आज भी अभी मुझे जाना है सुल्ताना के पास, हम इंशाल्लाह मिलाद शरीफ कर रहे हैं वहाँ पे, हम टीवी का कल है वो, तो हम आज उसकी रिहर्सल कर रहे हैं। कुछ नात खान ख़वातीन आई हुई हैं जो कि बहुत पुरानी भी हैं, कुछ नई बच्चियाँ आई हुई हैं, उनको हम ज़रा, मैं और सुल्ताना मिलकर उनको ज़रा ऑडिशन कर रहे हैं। तो वहाँ जा रही हूँ, मैं भी 2 नातें पढ़ूँगी इंशाअल्लाह ताला। मुझे सब कुछ आता है अल्हम्दुलिल्लाह। बचपन में जो किया हुआ था ना वो सब आगे आ गया समझ में। नाते, मरसिए, हम्द, मिली नगमे, फिर इसी तरह जो था, मतलब ना सब
जो चीज़ें जब जैसा जैसा वक्त आता था हमें तैयार कराया जाता था, हम बच्चे थे ना जब, तो वो अभी तक दिमाग में घुसा था। कवालियाँ भी याद है मुझे। सुल्ताना ने कहा तुम्हें आता? मैंने कहा हाँ सब आता। कहती मैं सदके, मैंने कहा हाँ मैं सदके। तो खुश वक्त आएंगी, वो बहुत अच्छा बोलती है माशाल्लाह। फिर वो नात, वो जो मिलाद होगा इंशाल्लाह कल, तो फिर उसमें वो बोलेंगी भी। आप इंशाल्लाह हम टीवी पे देखेंगे। वहाँ तो मैं वीडियो नहीं बना सकती, वहाँ तो मैं बैठी हूँ दुपट्टा लेके नाते पढ़ने के लिए। तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, शुक्र अल्लाह का कि मैं ये कहती हूँ कि जी चलो मुझे ये भी आता है, मैं ये भी कर सकती हूँ। जहाँ पे जैसा मौका आए, मुझे अल्लाह ने बड़ी मेहरबानी की है मुझ पे कि मुझे ऐसी ऐसी चीज़ों से गुजारा है जहाँ से मैं ये सीख सकी। जैसे मैं पपेट चलाना भी जानती हूँ। जैसे मैं फ़ारूक कैसर साहब के साथ काम करती थी, तो वो पपेटेरिंग मुझे उन्होंने सिखाई, फिर उनकी आवाज़ें निकाली, उनकी आवाज़ों में गाना। तो ये सब पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग है, क्योंकि हमारे पास तो कोई ऐसी एकेडमी नहीं थी, ना स्कूलों में था। तो ये खुदरा पौधे जो है ना, ये कहीं ना कहीं से गुजरे हैं। तो बड़े प्यारे लोगों का साथ रहा। मैं कभी कभी ना उनको बहुत याद करती हूँ, उबैदुल्ला बेग साहब को। इतने प्यारे इंसान थे, इतने प्यारे और इतने डिसेंट, पढ़े लिखे, उनके बात करने का अंदाज़, और इतना वो मुझसे प्यार करते थे। बड़े याद आते हैं ऐसे लोग जो, जिनके पास आप बैठे हों, जिनके यहाँ आपका आना जाना हो, उनकी नफासत से, उनकी बातचीत से आपने बहुत कुछ सीखा हो। आपकी कंपनी आपको बहुत कुछ सिखाती है। जहाँ आप रहते हैं, जिन लोगों से आप मिलते हैं, उनके साथ बैठ के उठ के आपको क्या सीखने को मिलता है। आप कोई गलत लफ्ज़ बोल ही नहीं सकते, ना आप किसी के साथ बदतमीज़ी कर सकते हैं। मेरा तो कहीं मज़े की बात बताऊँ क्या, मेरी दोस्त सबा भी ऐसी है वैसे। हम रोने लग जाते हैं, हमारा रोना निकल जाता है। मैं तो नहीं लड़ सकती किसी से, मतलब लड़ने के मुरादे कि मेरे को कि तुमने तो ये क्या, नहीं, कभी नहीं। बस किसी की कोई, दोस्तों में भी हो जाती है कभी कोई बात, अगर अब तो नहीं, पहले की बात है कि किसी का कुछ बुरा भी लगा हो या जो भी है, या सेट पे किसी ने तंग किया हो, टाइम ज़ाया किया हो, ऐसे हैं। बदतमीज़ी तो कोई नहीं करता माशाल्लाह यहाँ। तो मैं कुड़ कुड़ के एक दिन चीखे मार के रोने लग जाती हूँ। तो क्या आया आपा, घबरा जाते हैं आपा। मैंने कहा मुझे मेरा इतना टाइम वेस्ट कर दिया, ये वो तो वो मैं कर, मेरा मसला है कि मेरा दिल बड़ा कमज़ोर है और मैं किसी के साथ मिसबिहेव कर नहीं सकती। दिल भी चाहे तो नहीं कर सकती किसी तक। एक दो का दिल चाहता था कि उसका मुंह नोच के ना उसको चुड़ैल बन जाऊँ। लेकिन अब की बात नहीं, हमेशा से कई दफ़ा लोग ऐसे मिलते हैं आपको ज़िंदगी में कि आप कहते हैं हाय इसका तो बस क्या ही, मगर मैं कुछ नहीं कर सकती, क्योंकि मेरे अंदर हिम्मत नहीं है कि किसी की, एक तो किसी को शर्मिंदा करना, किसी की बेइज्जती करना अच्छा नहीं लगता मुझे, अच्छी बात नहीं है ना। खैर, तो बस जनाब अभी मौसम बदल रहा है और अच्छा मौसम बस शुरू है। हमारे पास तो हवाएं चल रही हैं। अब अल्लाह खैर करे कि पंजाब की खैर हो बस। हाय पंजाब के बारे में क्या बोलें, इतना दिल दुखी है, इतना दिल दुखी है, देख के दिल, सच्ची बता रही हूँ, रात को जो रील्स देखती हूँ उस पर नींद नहीं आती। आजकल मैं बहुत, मतलब बिगड़ चुकी हूँ कि मैं 12 बजे 11 बजे उठ रही हूँ सो के, जो कि कभी ऐसा नहीं हुआ था। मैं बहुत सवेरे भी नहीं उठने वाली, लेकिन मैं 9 साढ़े 9 मैक्सिमम उठ जाती थी। तो देख देख के दिल हौल रहा है। लोगों के अच्छे भले घर, उनके सामान, बेचारे ख्वार हो गए हैं लोग। मैं तो हैरान हूँ कि कैसे आप, अल्लाह मुझे माफ़ करे, मुझे डर लगता रहता है या अल्लाह यहाँ पे सब खैर हो, या अल्लाह हर जगह खैर हो, ये नहीं कि सिर्फ मेरी खैर हो। लेकिन ये सब चीज़ें प्लान करते हुए कोई भी नहीं सोचता। बस अच्छा लगता है जब लोग ये बताते हैं कि ये सोसाइटी यूँ है वो है। और वहाँ मैंने एक औरत को देखा था जो आजकल बहुत उस पर आती है, मतलब इंटरनेट पे काफ़ी वो बोल रही होती है, कभी मर्दों के लिए कभी कुछ। तो वो कह रही थी कि हमें बड़ा अच्छा लगता था यहाँ और बड़ी सिक्योरिटी थी, तो वो देखने में तो बड़ी प्यारी होगी, केक पेस्ट्री होगा वो इलाका। अब ये, और रावी तो कभी का सूखा पड़ा था बेचारा। रावी को तो मैं देख के एक दफ़ा दुखी हो गई। मैंने कहा हाय अल्लाह, हम कभी बचपन में यहाँ पे जाते थे उसमें नाव में बैठ के, और अब तो पानी ही ख़त्म हो गया। वो तो पानी पता नहीं कहाँ से ही आ गया, अल्लाह जाने। बस ऐसे ऐसे आ रहा है कि खौफनाक आ रहा है। और सिर्फ यही नहीं कि कच्चे मकान ही बह गए हैं, जो अच्छे घर हैं लोगों के, जो अच्छे बने हुए थे, उनके सामान फ्रिज उनके पता नहीं तबाह हुए पड़े हैं, उनकी तो ज़िंदगियाँ बदल गई हैं। अल्लाह माफ़ करे और अल्लाह सब पे अपना करम करे। बस दुआ करें, और जो कुछ हम उनकी मदद के लिए कर सकते हैं वो ज़रूर करना चाहिए। 2-3 ऐसी वो हैं NGOs जो कर रही हैं, जो भी कुछ मेरी हैसियत में है, कुछ ना कुछ मैं भी कर रही हूँ। लेकिन आप भी कीजिए, क्योंकि देखिए ये तो किसी के साथ भी हो सकता है। मैं तो हर वक्त कहती हूँ अल्लाह मुझे रहम करना, माफ़ करना। ये समंदर है और ये अल्लाह के हाथ में है। मुझे क्या पता अल्लाह को जब, मतलब मैं ये नहीं कहती कि जिन पे आया है पानी उन पे गुस्सा है अल्लाह मियाँ का, नहीं, उनका क्या हमेशा थोड़ी किसी का कसूर होता है। तो कुछ चीज़ें आपकी एनवायरमेंटल चेंजेस हैं जिसमें हमारा कसूर है सबका।
मेरा भी है, आपका भी है, सबका है, लेकिन जिन्होंने बनाए हैं, जिन्होंने बेचे हैं, उनको पहले सोचना चाहिए कि क्या कर रहे हैं वो। और बस अल्लाह सबको अपने ईमान में रखिए। बस अब मैं जा रही हूँ, मेरी गाड़ी आ गई है, इंशाल्लाह फिर आपसे बात होती है।